हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10 एवीआई ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो 2022 से 23 के बिहार बोर्ड एग्जाम में बड़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सब बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और आनंद से आप शांतिपूर्वक वीडियो को देखते रहेंगे। यदि आप स्किप वीडियो को करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर चुके होंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को देखते रहें। यदि आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे मैं आपको जितना क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। और वहाँ से पीडीएफ बहुत सारे डाला हुआ है, तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अवेन्यू कहाँ स्थित है? तो अवेन्यू फ्रांस में स्थित है। ला शतरूज क्या है? ला शतरूज एक ईसाई मठ है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आज हम 150 क्वेश्चन को लेकर आए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, बिरजू महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? तो वो शहनाई बजाते थे। शहनाई से क्या थे? संबंध रखते थे। तो ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र में है। क्वेश्चन नंबर 5, बार बार विश्वास किसके कौन ठगा जा रहा था? तो इंसान को बार बार विश्वास को ठग रहे थे। तो श्रीनिवास का मूल नाम क्या था? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। ये श्रीनिवास दास का मूल नाम था। तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 आदमी थे। एक मगम्मा थी, एक मगम्मा का पुत्र था, एक उनकी बहू नजम्मा थी और नजम्मा की एक क्या था? पुत्र था जो कि हमेशा नटखट करते रहता था और उसके माँ के द्वारा उसे पीटा जाने पर क्या हुआ था? मगम्मा कुछ बोली तो नजम्मा खरी खुटी मगम्मा को सुनाने लगी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की पुत्रवधू। पुत्रवधू मतलब होता है बेटे का क्या? पुत्र का मतलब कन्या, पुत्र का कन्या, पुत्र का पत्नी को पुत्रवधू कहा जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन सुजाता का वास्तविक नाम है। श्रीनिवास का वास्तविक नाम मस्ती अयंगार है। तो श्रीवास्तव मस्ती अयंगार। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। पापति को शहर क्यों लाया गया था? तो इलाज के लिए। पापति को शहर क्यों लाया गया था? इलाज के लिए। पापति को क्या हुआ था? तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी हैं, नागरी लिपि के लेखक हैं। संस्कृत किस लिपि में लिखा जाता है? तो संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और कमेंट करके आप बताएंगे कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो पटना के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्का से। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्का से टकसाल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के को चलाए थे? तो अकबर बादशाह जो थे कि सिक्के पर किनकी आकृति छपी हुई थी? तो राम सीते की आकृति को छपा हुआ सिक्का चलाया था।
क्वेश्चन नंबर 16 है, बिरजू महाराज के पिता का मृत्यु किससे हुई थी? तो ला शतरूज से बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने जमीन छोड़ गए थे? तो 1 बीघा जमीन पूर्वज, उनके जो लक्ष्मी के पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर है 18, मगम्मा कैसी थी? तो मगम्मा एक अंधविश्वासी थी। मगम्मा एक अंधविश्वासी क्या थी? औरत थी, जो कि नजम्मा की सास थी और वह दही बेचा करती थी। उनमें एक रंगप्पा नाम का जुआरी होता है जो मंगम्मा को बराबर परेशान करता है, रुपया मांगता है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो आपको ऑप्शन में पूछेगा रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा एक जुआरी था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्वती को क्या हुआ था? तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हुआ था पार्वती को, जिसके कारण उसे इलाज के लिए शहर लाया गया था। तो उसे मेनिंजाइटिस को बुखार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, उत्तर भारत के लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत के लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जाना। देवनागरी लिपि कौन कौन से भाषा लिखे जाते हैं? संस्कृत, हिंदी, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। यदि आपको और याद है कि हिंदी में और लिखे जाते हैं तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ललित निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक ललित निबंध है आपके हिंदी पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो नाखून को निर्लज अपराधी कहते हैं। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि इसे कितनों भी नष्ट क्यों न कर दिया जाए फिर भी ये निर्लज अपराधी के भांति क्या करते हैं? आ जाते हैं। अभिमन्यु क्या है? तो अभिमन्यु एक शहर है जो कि बहुत अच्छा शहर है। अभिमन्यु कहाँ में पड़ता है? तो आप इसे कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है कि आप बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जिससे मुझे पता नहीं लग पाता है कि आपको वीडियो कितना अच्छा लग रहा है और कितना नहीं। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें जहाँ पे त्रुटि होगा वहाँ पर सुधार करेंगे और जहाँ अच्छा होगा तो आप खुद ही बताएंगे तो मैं उससे भी अच्छा और आपके लिए यदि आप कमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाएंगे और आपके लिए मन से पढ़ाएंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं और लाइक नहीं वीडियो को करते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि बच्चों को कैसा वीडियो लग रहा है नहीं लग रहा है, जिससे मैं वीडियो अधिक नहीं बना पाता हूं और आपके सामने जैसा मन होता है वैसा कंटेंट को लेकर आता हूं। लेकिन ये कंटेंट बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है 2023 एग्जाम के लिए, तो वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। लक्ष्मी कौन थी? तो एक दीनहीन महिला थी। लक्ष्मी कौन थी? एक दीनहीन यानी गरीब महिला थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि, जैसे देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मणी ये सभी क्या है? लिपि है। उसी तरह सिद्धम भी क्या है? एक प्रकार की लिपि है। 26, आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास लोहा का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी का घड़ा था। तो ये सभी आर्यों के पास था। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। किनके अनुसार? तो आप इसे कमेंट के जरूर लिखेंगे। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। इसी पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। दधीची के हड्डी से क्या बना है? इंद्र का वज्र दधीची के हड्डी से बना। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट आज का है। आज का क्वेश्चन ही नहीं, आज का पूरा सेशन बड़ी 150 क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व था? तो भारतीय परंपराओं पर हजारी प्रसाद को पूर्ण रूप से क्या था? गर्व था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी कविता है? तो रसखान जी की एक ऐसी कविता है जो कि प्रेम आयनी श्री राधिका जी हैं, उन पे लिखे गए हैं।
गुंजन का अर्थ क्या होता है? गुंजन का अर्थ बगीचा होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे, और उन्हें बहादुर पर आरोप लगा दिया गया कि बहादुर ही क्या क्या होगा, रुपया को चोरी किया होगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या क्या नहीं, यह किसके मन में आया था? तो ये बहादुर के मन में आया था कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो चलो यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं, चलते हैं अपने घर। तो काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत की पाठशाला काशी को कहा जाता है। मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था, जिन्होंने भारत के बारे में बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। सच्चा भारत जो है वो गाँव में बसता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। टॉप MCQ ये सभी क्वेश्चन है, तो आप इस सेशन में जुड़े रहेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, पापति किस पर लेटी थी? तो पापति स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो कृष्ण को रसखान ने चितचोर कहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। बहादुर कौन था? तो कहानीकार के नौकर था। दारिश क्या है? तो दारिश सोने का सिक्का होता है, सोने के बना हुआ सिक्का को दारिश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, कहता है मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत का जाति है, जो कि भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। आईनी का अर्थ क्या होता है? तो आईनी का अर्थ खजाना होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप यदि वन लाइनर क्वेश्चन को याद करते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में दो ऑप्शन तो आप आसानी से छांट लेते हैं, लेकिन दो ऑप्शन ऐसे बचते हैं जो लगता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी, तो आपको ऐसी मुसीबत वहाँ पर नहीं आएगा। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को फटाक से टिक मारेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह हुआ करता है? तो रंगारंग समारोह अभिनयों में प्रत्येक वर्ष हुआ करता है। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? तो जाति प्रथा पेशा निर्धारित करता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित पाठ से है। तो चलिए, अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आश्रित है? तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता जहाँ और भाईचारा आपसी हो वहाँ क्या करते हैं? आदर्श समाज आश्रित होते हैं। क्वेश्चन 48 है, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था? तो खोखा ने मदन को एक घूसा हुमच कर दिया था। किसके खेल में? लट्टू के खेल में। क्वेश्चन नंबर 49 है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरों को नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो किस देश में सबसे अधिक जातियां है? तो भारत देश में सबसे अधिक जातियां हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो कथक शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये नहीं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के अंकल थे, यानी कि चाचा थे। अभिमन्यु पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी अभिमन्यु पाठ के लेखक हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं।
मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो खुशामद करना। दादी कमरे में क्या कर रही थी? तो सिसक सिसक कर रो रही थी। दादी जो थी वो अपने कमरे में सिसक सिसक कर क्या कर रही थी? तो रो रही थी। जो बहुत बातें करता उनके लिए एक शब्द है, उनके लिए एक शब्द बचाल है। जो सब कुछ जानता उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द अज्ञ है। जो परमात्मा में विश्वास रखता है, जो आस्था में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो आस्था में विश्वास नहीं रखता है उसे अनास्तिक कहते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो याद रखेंगे। अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है। गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक के रचनाओं को कहते हैं। 60 है। रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो राधिका, श्री राधिका जी को रसखान ने प्रेम आईनी कहे हैं। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रसखान ने किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे? तो मोहम्मद रंगीला के रसखान ने क्या थे? पीर मुर्शिद थे। इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भारी पड़ी हुई है? तो विदेशी वस्तुएं इन दिनों जो है मार्केट में बहुत बढ़ गया है। सभी जगह विदेशी ही वस्तु दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा था? सुमित्रानंदन पंत जी को प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बस्तियन अज्ञा को हिरोशिमा के कवि, इनका शॉर्ट नाम सिर्फ अज्ञा भी होता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। चौखट में बेटे को क्या नहीं अटता है? तो चौखट में बेटे को क्या नहीं अटता है? मंगम्मा क्या कार्य करती थी? तो दही बेचने की काम मंगम्मा करती थी। क्वेश्चन नंबर 67 है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो सीता है। हमारी नींद कविता नींद किसकी प्रतीक है? तो आलस की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कहता है वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो वृक्ष को लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ पर होगा हमराई, यहाँ पर अमराई होगा। क्या होगा? अमराई की कुआं कहाँ स्थित था? तो रास्ते में अमराई की कुआं स्थित था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये मंगम्मा पार्ट में है। मंगम्मा जो दही बेचने के लिए जाती थी, तो अमराई रास्ते में क्या था? अमराई की कुआं रास्ते में था। बाढ़ की संख्या किस नदी के केंद्र में है? तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या को बताया गया है, जो कि एक कहानी है। सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, जो कार, बस, रेल ये सभी को चलाते हैं, तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन 73 है। मदन एक कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो यहाँ आप कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाले थे। क्वेश्चन नंबर 74 है। वारेन हास्टिंग्स कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। प्राचीन मानव का मुख्य हथियार क्या होता था? नाखून होता था। लेकिन लेखक के सामने में आज के युग में इस नाखून का कोई उपयोग नहीं होता था। प्राचीन युग में मानव नाखून से ही शिकार करते थे और उन्हें चीरने फाड़ने में नाखून बहुत ही उपयोगी था। तो लेकिन आज के युग में क्या हो गया?
नाखून का कोई उपयोग नहीं रह गया है। तो कवि ने इसे दर्शाए हैं। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। मछली कौन खाते थे? तो लेखक के पिताजी मछली खाते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा है कि संतू कांप रहा था। तो ठंड के कारण संतू क्या कर रही थी? कांप रही थी। नौबत खाने में इबादत के केंद्र में कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में है। इस बिस्मिल्लाह खां का सबसे फेमस वाद्य यंत्र था शहनाई वादक था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, यानी शहनाई को बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 82 है, सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था? तो बहुत दूर अपने बेटे को पीटने पर। सास बहू के बीच विवाद का कारण क्या था? तो बहू द्वारा, यहाँ पर क्या होगा? बहू द्वारा अपने बेटों को पीटने पर सास अपने बहू को कुछ बोल देती थी, जिसके कारण विवाद हो जाता था। तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटने पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको PDF दूंगा तो उसे सुधार कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, मन क्या नहीं मानता है? तो मन हार कभी नहीं मानता है, लेकिन खुद को हार मानना पड़ जाता है। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में आजकल के लोग, भारत के लोग बोलना पसंद करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कुछ भी नहीं। लेकिन बहादुर के ऊपर 11 रुपये के चोरी का आरोप लगाया गया था, लेकिन वास्तविक में बहादुर ने कुछ भी चोरी नहीं किए थे। नंबर 86 है, मोटर को कोई खतरा था तो किससे था? तो मोटर का कोई खतरा था तो खोखा से था। खोखा किसका पुत्र था? तो सेन साहब का पुत्र था खोखा, जो कि सेन साहब उन्हें क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र है। 88 क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना इबादत का अर्थ होता है। ये सभी बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे और याद तो कर ही लेंगे। यदि आप एक बार वीडियो देखते हैं तो करीब 80% आपको याद हो जाएगा। यदि आप दूसरे बार देखते हैं तो पूरा उम्मीद है कि आपको 100% याद हो ही जाएगा। यदि आप सेट मारेंगे क्वेश्चन बैंक, तो उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन क्या होंगे? याद रहेंगे। उम्मीद है यदि आप एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद जाइए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, तो आपको ऐसे सभी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको वहाँ पर सॉल्व होगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसे चुराने का। कितने पैसे? तो 11 रुपये। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। स्वर वर्ण कितने हैं? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 33 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 93 है, जो हर जगह पर्याप्त हो उसके लिए एक शब्द होता है। तो सर्वव्यापी। क्वेश्चन नंबर 94 है, सेन साहब की नई मोटर का किस रंग की थी? तो काले रंग का। और इनका कीमत कितना था? तो 7,500 यानी 7,500 रुपया सेन साहब की काली मोटर गाड़ी का। और न्यू मोटर गाड़ी जो लिए थे वही काली मोटर गाड़ी था, तो उनका दाम कितना था? 7,500। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 95 नंबर क्वेश्चन है, रेनन मारिया रिल्के द्वारा रचित पाठ है मेरे बिना तुम प्रभु। 96 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो बाबा साहब अम्बेडकर की भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे। तो आप एक क्वेश्चन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बड़ी ही इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, वो उनका नाम क्या क्या था? तो बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक कवि थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 नंबर चलते हैं। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से प्लेटो का संबंध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। तो 99 क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ का याद आती है, किसने पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था कि बहादुर क्या तुझे अपनी माँ को याद आती है या नहीं? तो ये किसने पूछा था? निर्मला। तो चलिए आज का 100 नंबर क्वेश्चन है, आदिम का अर्थ क्या होता है? तो अति प्राचीन आदिम का अर्थ होता है। तो चलिए अब सेशन समाप्ति होने वाला है। मैंने 100 क्वेश्चन तक कर लिया हूँ, अब मात्र 50 क्वेश्चन बच चुके हैं। तो चलिए उसे मैं फटाफट से बहुत जल्द कर लेता हूँ। आपको टाइम को ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम बनाना या अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 102 है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। उत्थान शब्द का विलोम होता है, उत्थान शब्द का विलोम पतन होता है। प्रेम आईनी श्री राधिका किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 105 हमारे सामने है। तो करा 105 नंबर क्वेश्चन, प्रेम घन के अनुसार आज कौन सी वस्तु बाजार में दिखाई नहीं देती है? तो भारतीय वस्तु बाजार में दिखाई नहीं देती है और विदेशी वस्तु इतनी है कि हमारे मार्केट क्या हो चुके हैं? दूषित हो चुके हैं विदेशी वस्तुओं से, और हमारे भारतीय वस्तुएं हैं जो उसे देखने को लिए नहीं मिल पाते हैं। तो कवि के अनुसार जनतंत्र की देवता कौन है? तो किसान और मजदूर हैं जो खेत एवं खलिहानों में काम कर रहे हैं, तपती धूप बारिश में काम कर रहे हैं, वो क्या है कवि के अनुसार? जनतंत्र के जन्म शीर्षक पाठ में देवता बताए हुए हैं। कवि क्या है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णन हुआ है? निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का वर्णन हुआ है मछली कहानी में। क्वेश्चन नंबर 108 है, हिरोशिमा कवि में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? परमाणु बम को। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी है? तो हिरोशिमा में परमाणु बम को। तो चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, एक बीच की हत्या में एक यहाँ बीच नहीं, यहाँ वृक्ष होगा, क्या होगा? एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो एक चौकीदार के रूप में, जो कि बारिश हो, बूंदी हो या धूप हो या ठनका गिरे, कुछ भी गिरे, वो क्या होते हैं? एक चौकीदार की भांति खड़े होते हैं हमारे घर के सामने। रंगप्पा कौन था? तो एक जुआरी था जो मंगम्मा के बराबर परेशान करता रहता था, पैसे मांगता था। मंगम्मा क्या करती थी? दही बेचती थी। मंगम्मा का एक बेटे था और एक पोता था और एक पुतहू थी जिनका नाम था नजम्मा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक। 2023 एग्जाम के इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराया जाता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े। और प्ले लिस्ट में सभी सब्जेक्ट का बना दिया गया है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट सभी सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चन। पापति बेहोश हो गई थी तो बुखार के कारण, जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं, तो इसे शहर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। कभी अगले दिन
कभी कभी अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है, तो बंगाल की भूमि में, वही धान की खेत में बगुला बन के। तो कभी अपनी इच्छा को जताते हुए कहते हैं, जनतंत्र का जन्म के रचनाकार कौन है? दिनकर जी। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी की एक प्रमुख रचना है, एक रचना नहीं बहुत है, उर्वशी है। कितनी नाव में कितनी बार है? संस्कृत की 4, चलो कितनी नाव में कितनी बार ये आज्ञा की है? संस्कृत की 4 अध्याय ये है। ये सभी जनतंत्र के जन्म के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। तो भारत माता की आंख झुकी हुई है, तो चिंता से भारत माता की आंख क्या हुई है? झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 115 है, विष के दांत पाठ में कौन सी विधा है? तो विष के दांत पाठ की कहानी, विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी है। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है? तो किसके अनुसार जाति प्रथा के कारण भारत में प्रमुख एवं प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ देखते हैं। तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 118 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षा एवं संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, अभिमन्यु किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभिमन्यु रोन नदी के किनारे स्थित है। ये सभी बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे यदि याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स तो आपके जरूर ही आएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। 122 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण, क्योंकि वो भैंस को चराने के लिए ले गया था और भैंस को बहुत पीटा था, जिसके कारण माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा था, जिसके कारण बहादुर ने भागकर रात भर कहाँ रहा था? जंगलों में रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ देखते हैं। 123 की देखते हैं, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। 124 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक है। 10वें गुरु गोविंद सिंह है सिख धर्म के। दूसरे गुरु अंगद देव हैं। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे। 1469 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में होता है। तो ये सभी बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 125, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल, घी, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। तो ये सही बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे याद रखें। 127, यंग इंडिया पत्रिका का संपादित किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे PDF डाला हुआ है। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करें और मन से पढ़ाई करें और एग्जाम में धमाल मचाकर आएंगे। पिकासो क्या था? तो पिकासो एक चित्रकार है। यदि आपको वहाँ से जुड़ना नहीं आता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 90 60 86 20 16। इस पर आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं क्लास 10th या 12th में हूँ, तो मैं आपको जोड़ दूँगा। चलिए ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि आप नंबर नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर
28 है। पिकासो क्या था? तो पिकासो एक चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 129 है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा है। तो चलिए इस सेट में 129 क्वेश्चन था जो कि आपको एग्जाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।